नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में, जिसमें कि खास करके शोध के उपकरण के बारे में। और शोध उपकरण में भी एक मानक उपकरण होता है जिसको कि हम रेटिंग स्केल के नाम से जानते हैं। रेटिंग स्केल या निर्धारण मापनी इसको हम कहते हैं। तो इसको रेटिंग मापनी भी कहते हैं, निर्धारण मापनी भी कहते हैं, या रेटिंग स्केल इसको इंग्लिश में कहते हैं। दरअसल अगर हम बात करें रेटिंग स्केल की, तो खास करके ये प्रमुख शोध में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल से नाम ही उसका है कि रेटिंग स्केल वो पूरे स्केल के अंतर्गत आता है। तो इसमें बहुत सारे स्केल होते हैं, हम इसकी व्याख्या संपूर्णतया करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल होता है, रेटिंग मापनी होती है, हम इसको किसे कहते हैं। तो दरअसल हम रेटिंग मापनी उसको कहते हैं जो कि किसी भी, मान लीजिए कि ये शोध के लिए कोई भी प्रेक्षक या ऑब्जर्वर, प्रेक्षक जिसको कि हम ऑब्जर्वर कहते हैं या उसको हम रेटर भी कहते हैं, तो कोई भी रेटर या कोई भी प्रेक्षक या ऑब्जर्वर किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए किसी भी वर्ग मापनी अर्थात कैटेगरी स्केल के लिए अगर उसका प्रयोग करता है, तो हम उसे रेटिंग मापनी के नाम से जानते हैं। आप ये इतना समझिए कि हम वर्ग मापनी किसको कहते हैं या रेटिंग स्केल हम किसको कहते हैं। तो किसी भी शोध के लिए प्रयुक्त या फिर किसी भी शोध में जो प्रेक्षक होते हैं या ऑब्जर्वर होते हैं या रेटर होते हैं, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना को अगर वो कैटेगरी स्केल में अर्थात वर्ग मापनी में वो मापता है, उसको हम रेटिंग मापनी के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि कैटेगरी स्केल क्या मतलब क्या होता है। तो सपोज मान लीजिए कि एक हम उदाहरण के साथ आपको प्रस्तुत करेंगे कि कोई भी अगर शिक्षक है और कोई भी शिक्षक अपने छात्रों पर समयनिष्ठता की जांच करना चाहता है, तो समयनिष्ठता की जांच करना चाहता है तो उसके लिए विभिन्न स्केल उसको दिए जाएंगे, विभिन्न आयाम उसको दिए जाएंगे, कि जैसे कि अत्यधिक ऊंचा, फिर मध्यम, फिर अत्यंत मध्यम। इस प्रकार से उसको रेटिंग दिया जा सकता है। और वो जिसमें फिट बैठता है, अगर मान लीजिए कि वो लगातार वो हमेशा टाइम पर पहुंचता है तो वो अत्यधिक ऊंचा में आ जाएगा, अगर हमेशा लेट पहुंचता है तो अत्यधिक नीचा में आ जाएगा। तो इस प्रकार से उसका रेटिंग होता है। तो उसको हम, और वो विभिन्न आयामों में, विभिन्न कैटेगरी में हो सकता है, विभिन्न कैटेगरी में उसका होता है, इसीलिए वर्ग मापनी उसका प्रयोग किया गया। तो उसका प्रयोग किया जाता है रेटिंग मापनी के लिए। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो रेटिंग मापनी जो है वो विभिन्न उसके प्रकार हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन आप अगर शोध के दृष्टिकोण से देखेंगे या यूजीसी के नेट के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो मुख्य तौर पर जो प्रकार हैं इसके 6 माने जाते हैं। मुख्य तौर पर 6 प्रकार माने जाते हैं, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला उसमें जो प्रकार होता है वो, उसको हम कहते हैं आंकिक मापनी। आंकिक मापनी, जिसको कि हम न्यूमेरिकल स्केल कहते हैं। दूसरा होता है आकृतिक मापनी। आकृतिक मापनी जिसको कि हम क्या कहते हैं, तो ग्राफिक स्केल। ग्राफिक स्केल कहते हैं। फिर तीसरा होता है प्रतिशत रेटिंग, प्रतिशत मापनी कहिए या स्केल कहिए। इसको हम परसेंटेज स्केल के नाम से जानते हैं। परसेंटेज स्केल के नाम से जानते हैं या प्रतिशत मापनी के नाम से जानते हैं। चौथा है मानक मापनी। मानक मापनी जिसको कि हम स्टैंडर्ड स्केल के नाम से जानते हैं। पांचवा है संचित बिंदुओं का मापनी।
संचित बिंदुओं का मापनी, जिसको कि स्केल ऑफ कुमुलेटेड पॉइंट के नाम से जानते हैं। और छठा होता है बाधित मापनी, जिसको कि हम फोर्स्ड चॉइस स्केल के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एक एक करके समझिए, एक एक के बारे में हम यहां पर समझाएंगे। तो सबसे पहले आता है आंकिक मापनी, जिसको कि हम न्यूमेरिकल स्केल के नाम से जानते हैं। दरअसल न्यूमेरिकल स्केल से मतलब होता है कि यहां पर पहले ही आंकिक मापनी है, अर्थात इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? अंकों में किया जाता है। इसमें प्रेक्षक को एक निश्चित अंकों का मापनी दिया जाता है, निश्चित क्रम वाइज मापनी दिया जाता है, जो कि स्पष्टतः वो पहले से परिभाषित होता है। और उसको स्पष्टतः परिभाषित पहले से जो होता है, उसको जो रेटर होता है या प्रेक्षक होता है, उसके द्वारा सामान्य अनुभव के आधार पर उसको मापा जाता है या रेट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि अत्यधिक असहमत, कम असहमत, फिर नीचे हम देते जाएंगे कि कम सहमत, फिर कम सहमत, फिर अत्यधिक सहमत। इसको अगर हम रेट का प्रयोग करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो पहले निचले से शुरू है, अर्थात अत्यधिक असहमत, उसके लिए हम एक का प्रयोग करेंगे, फिर कम असहमत 2, फिर 3 किसके लिए, तो असहमत, फिर सहमत के लिए, फिर 4 का प्रयोग करेंगे, फिर ज़्यादा सहमत 5 का प्रयोग करेंगे, अत्यधिक सहमत हम 6 का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से रेट दिया जाता है, वो अंकों के रूप में होता है, जो कि सामान्य तौर पर जो प्रेक्षक होता है, रेटर होता है, उसको अंकों में ये दिया जाता है कि वो किस प्रकार का है, और वो सामान्य अनुभव के आधार पर उसको रेट देता है। और उसी रेट के आधार पर उसके विभिन्न पक्षों का वो क्या किया जाता है, एक निश्चित आंकड़ा तैयार किया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आंकिक मापनी के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा आता है आकृतिक मापनी, जिसको कि हम ग्राफिक स्केल के नाम से जानते हैं। ग्राफिक स्केल दरअसल होता क्या है, तो इसमें ग्राफिक स्केल में क्या होता है कि इसको अंकों में बयान ना करके, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि जो आंकिक मापनी होती है उसमें क्या करते हैं, तो जो भी प्रेक्षक या जो भी रेटर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक निश्चित क्रम में अंक पहले से जो कि पहले से परिभाषित होता है, पहले से परिभाषित चीज़ों को हम उसके सामने में, अंकों के सामने में रखते हैं और वो अंकों के आधार पर देता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि जैसे कि यहाँ पर अंकों में हम दिया करते थे, यहाँ पर हम अंकों में नहीं दे करके हम इसको ग्राफिक माध्यम से देते हैं, अर्थात आकृतिक मापनी से देते हैं। जैसे कि मोहन कक्षा में पढ़ाते हैं, तो मोहन कक्षा में पढ़ाते हैं अत्यधिक धीरे, अत्यधिक तेजी से, सामान्य गति से। इस प्रकार से अगर जो भी रहेगा, तो मान लीजिए कि अगर अत्यधिक तेजी से अगर पढ़ाते हैं तो वो क्या होगा, तो अत्यधिक तेजी से के सामने में एक ब्रैकेट रहेगा, उसमें सही का निशान देंगे। वो सामान्य गति देंगे, तो अगर सामान्य गति का रहेगा तो उसके सामने में हम सही का निशान देंगे, या फिर अत्यधिक मंद गति से रहेगा तो उसके सामने में हम आकृति वहां पर प्रदर्शित करेंगे। तो जिसके सामने में, अर्थात जो हमें लगता है या जो भी प्रेक्षक को लगता है, ऐसा कहेंगे कि जो भी प्रेक्षक या ऑब्जर्वर या रेटर को लगता है, उसके सामने में उसका आकृति के रूप में, अंक के रूप में न दे करके आकृति के रूप में उसका वर्णन करता है। तो इसको हम आकृतिक मापनी कहते हैं। फिर आता है प्रतिशत मापनी। तो प्रतिशत मापनी दरअसल अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत मापनी एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, या फिर आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा होता होगा, परसेंटेज स्केल जो होता है वो बहुत अच्छा होता होगा, ये परसेंटेज रेटिंग भी इसको कहते हैं, प्रतिशत रेटिंग भी इसको कहते हैं, प्रतिशत मापनी या प्रतिशत रेटिंग भी कहते हैं। तो ये आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा होता है, दरअसल ये अच्छा होता नहीं है। अब क्यों नहीं अच्छा होता है,
क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो कि सामान्य तौर पर एक शोधार्थी के लिए प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों प्रयोग किया जाता है, आपका ये आएगा कि अगर सर ये बहुत अच्छा नहीं है तो इसको इसमें रखा क्यों गया। तो रखा इसीलिए गया कि अगर जहां पर मान लीजिए कि जो भी शोध करता है उसके पास समय कम है या अत्यधिक कम समय है, या फिर दूसरा चीज कि उसके पास जो समूहों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, या मतलब बहुत ज़्यादा स्केल में उसके पास है, बहुत ज़्यादा उसके पास समूह है, लोगों का समूह बहुत ज़्यादा है। तो जब बहुत लोगों का समूह है तो वो क्या करेगा, वो एक एक से अगर करेगा तो क्या वो सफल हो पाएगा, क्या तो नहीं हो पाएगा। उस हाल में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि मान लीजिए कि अगर प्रतिशत मापनी का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो परसेंटेज स्केल में हम ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी 100% ही होता है, कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो 100% होती है अपने आप में। तो अब 100% अगर 100 है तो 100 है तो उसमें से हम क्या कहेंगे कि अत्यंत ऊंचा 5%। अब अत्यंत ऊंचा 5% क्या हो गया, तो 95 to 100 हो गया, 95 to 100 हो गया ना, अत्यधिक ऊंचा 5%। अब दूसरे में क्या कहेंगे, ये पहला हो गया। अब दूसरे में क्या कह देंगे, तो सामान्य ऊंचा या बहुत ऊंचा, फिर 5% से कम, पहले 5% से कम। तो अब इसमें क्या होगा, तो इसमें 90 to 95 होगा। फिर अगर हम ऐसा कह दें कि बहुत ऊंचा, पहले 10%, बहुत ऊंचा 25%, 25% जो है वो बहुत ऊंचा, लेकिन ऊपर के 10% से कम। अब ये जो इसमें होता है कि अब ये यहां पर 10% पहले ही हो गया है, तो इस 10% को छोड़ करके अब यहां पर जो 25% है उसका हम रेटिंग करेंगे। फिर उसके अर्थात आप ये देखिए कि कितना फिर आपको कभी ये 25 और ये 35% तो कहेगा कि बहुत ऊंचा, और ऊपर के 35% से कम। तो इस प्रकार से उसका जो रेट किया जाता है तो इसमें बहुत सारा घालमेल हो जाता है, और इसी के कारण से इसको बहुत अच्छा रेटिंग नहीं माना जाता है। इसीलिए खास करके इसका शोधों में प्रयोग बहुत ही न्यून होता है या नहीं होता है। फिर आते हैं हम मानक मापनी पर। मानक मापनी जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्टैंडर्ड स्केल। अब इस मानक मापनी में क्या होता है कि पहले से ही ऑब्जर्वर को कुछ मापनी पहले से ही प्रदर्शित कर दिए जाते हैं, या उसको उपलब्ध करा दिए जाते हैं, या फिर शोधकर्ता द्वारा पहले से ही उसको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। अब उपलब्ध कराए जाते हैं और इसको एक स्टैंडर्ड के आधार पर उसमें रेट करना होता है कि जो ही मान लीजिए कि अगर हमें सुंदरता को अगर वर्णित करना है किसी में, तो हम क्या कहेंगे कि अत्यधिक सुंदर, फिर सुंदर, कम सुंदर, ऐसे अगर हम रेट करते हैं तो उसको एक स्टैंडर्ड मापनी के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होता है कि जो अभी ऑब्जर्वर होता है, जो भी प्रेक्षक होता है, या जो भी रेटर होता है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है कि उसको अगर लगता है कि अत्यधिक सुंदर है तो वो उसमें रेट करेगा, अगर उसको लगता है कि सामान्य सुंदर है तो उसमें रेट करेगा, अगर उसको लगता है कि कम सुंदर है तो उसमें रेट करेगा। तो ये भी एक प्रकार से बहुत बेहतर तो नहीं, लेकिन इसका प्रयोग होता है। खास करके आप शोधों में अगर देखेंगे तो शोधों में इसका प्रयोग मुख्य तौर पर होता है। अब आ जाते हैं हम संचित बिंदुओं का मापनी। अब ये स्केल ऑफ क्युमुलेटेड पॉइंट्स जो है, अर्थात संचित बिंदुओं का मापनी जो है, वो पहले में जो आपको पहले जो 4 थे मापनी, जो पहले 4 अभी बताए गए हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब इसमें बहुत सारा अंतर क्या है कि पहले जो 4 आपने देखा है उसमें सब में एक कॉमन चीज था। कॉमन चीज ये था कि सब में पहले जो 4 थे उसमें प्रत्येक में एक एक को चूज करना था।
अब प्रत्येक में एक एक को चूज करना था कि किसी में से आपने एक को चूज किया, अपने अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि संचित बिंदुओं का मापनी जो होता है उसमें आपको एक चूज नहीं करना होता है, बल्कि आपको इसमें सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उस सारे पॉइंट्स को आपको चूज करना ही करना होता है। तो सारे पॉइंट्स को जब चूज करना होता है तो उसमें क्या होता है कि जो भी जितने भी पॉइंट्स दिए रहते हैं, मान लीजिए कि इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर 5 पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो और आपको ये दिया जाता है कि राधा एक लड़की है। अब राधा एक लड़की है, वो कैसी? तो पहले में आपका है कि बनी ठनी, फिर दूसरे में सुंदर, फिर तीसरे में अत्यधिक सुंदर, चौथे में बुद्धिमान, पांचवें में कुछ और। तो इस प्रकार से इसमें आपको क्या है, तो इसमें जो रेट किया जाता है तो पहली जो रेटिंग है उसको दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें के आधार पर उसमें पहले रेटिंग को 1 दिया जाएगा। अर्थात इसमें क्या होता है कि सामान्य मुख्य तौर पर अगर गुण विकसित है या विशेषता ज़्यादा है तो उसको प्लस में रेटिंग दिया जाता है, और जो मान लीजिए कि अगर रहती है अत्यधिक सुंदर, तो अत्यधिक सुंदर में क्या किया जाएगा कि +1 किया जाएगा। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि इसको हम सुंदर कह देते हैं तो सुंदर में आप +1 कर सकते हैं। अगर फिर तटस्थ अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पर 0 कर सकते हैं। यहाँ पर कम सुंदर, इसको -1 कर सकते हैं। फिर तो उसके आधार पर अब यहाँ पर आप जितने स्केल में उसको माप रहे हैं, मान लीजिए कि 8 9 10 12 स्केल में आप अगर उसको माप रहे हैं और जिन बिंदुओं को माप रहे हैं, क्योंकि आप सारे बिंदुओं को एक साथ तो माप नहीं सकते हैं ना, तो अब जिन बिंदुओं को आप माप रहे हैं उसमें उसको रेट दिया जाता है और प्रत्येक रेट में दिया जाता है। तो जब प्रत्येक में दिया जाता है तो उसके आधार पर उसको जितना अंक प्राप्त होता है, हम उसके आधार पर उसके जो पर्सनैलिटी होते हैं या उसके जो भी पक्ष का हमने निर्धारण मापनी के थ्रू हमने लिया है उसका हम रेट प्रदर्शित करते हैं या उसका हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। फिर आता है आपका बाधित मापनी, जिसको कि हम फोर्स्ड चॉइस स्केल के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि फोर्स्ड चॉइस स्केल अर्थात बाधित मापनी, इसमें हमें बाध्य होना पड़ता है किसी भी मापनी को लेने के लिए। तो जब बाध्य होना पड़ता है तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो फोर्स्ड चॉइस स्केल जो होता है, इसमें कोई भी 2 गुण या 2 से अधिक गुणों का एक सेट होता है, पूरा सेट होता है इसमें। तो जब पूरा सेट होता है तो इसमें क्या होता है कि 2 या अधिक गुणों का अगर सेट होता है तो इसमें से हमें क्या करना होता है, इसमें से हमें चुनना होता है, क्योंकि हम बाय फोर्स आपको चुनना ही होता है, हर हाल में आपको चुनना होता है। जैसे मान लीजिए कि सीता कक्षा में छात्रों को ढंग से पढ़ाती है। अब ढंग से पढ़ाती है, फिर राधा कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के साथ क्या करते हैं, मोटिवेट भी करती है। फिर तीसरे में सीता मंद गति के छात्रों पर विशेष ध्यान रखती है या मंद गति के छात्रों पर विशेष ध्यान नहीं रख पाती है या उत्तेजित नहीं कर पाती है या फिर उसको प्रोत्साहित नहीं कर पाती है। अगर ऐसा है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें जो क्रमशः 2 या अधिक गुणों का एक सेट हो गया कि पढ़ाना ढंग से पढ़ाना मोटिवेट करके पढ़ाना नींद से नहीं पढ़ाना, फिर मंद गति के बालकों पर विशेष ख्याल रखना, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये आप देखेंगे तो 2 गुणों या विशेष 2 से अधिक गुणों का एक सेट होता है। उसमें हमें बाय फोर्स्ड हमें हर हाल में उसको क्या करना होता है, चयन करना ही होता है।
किसी भी दो को, और जब हम चयन कर लेते हैं तो उसके आधार पर उसका रेट स्पष्ट होता है कि वो कक्षा में किस प्रकार से प्रदर्शन कर पाती है। इसमें हमें वो निष्कर्ष पर हमें पहुंचने में मदद होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो रेटिंग मापनी है, रेटिंग स्केल है, उसको आपने बेहतर ढंग से समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।